Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कविता है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरे पाठ्यक्रम का शीर्षक है भूमि कानून। आज के इस व्याख्यान 8 में मैं भूमि विवाद और कानूनी उपचार के बारे में बताऊंगी। शुरू करने से पहले बताना चाहूँगी कि मेरे व्याख्यान 7 में मैंने स्वदेशी और जनजातीय भूमि अधिकारों के महत्व के बारे में आपको बताया था, जिसमें मैंने उनको संरचना कैसे दी जाती है, स्वदेशी समुदायों के लिए कानून के तहत क्या क्या प्रावधान हैं, देश में अनुसूचित जाति और आदिवासी जातियों के प्रशासन के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 की क्या भूमिका रही है, वहाँ पे आदिवासी लोगों को किस किस मुद्दों का यहाँ पे सामना करना पड़ा, उसके बारे में मैंने आपको बताया। क्या क्या हमारे जो कानून हैं वो यहाँ पे उनको उनके भूमि अधिकार, उनके पुनर्वितरण, उनके पुनर्वास के लिए यहाँ पे जो प्रावधान है वो बनाए गए, कैसे यहाँ पे जो सरकारी कार्यक्रमों द्वारा उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं उनके उन मुद्दों को दूर करने में जो है सफलता हासिल की, और उनके जो भूमि विवाद से संबंधित जो भी मामले थे उसमें हमारे न्यायिक प्रणाली का क्या यहाँ पे भूमिका थी, वो सब हमने उसमें जाना। आज के व्याख्यान में मैं भूमि विवाद और कानूनी उपचार के बारे में बात करूंगी, जिसमें भूमि विवादों में विवाद समाधान मंचों, मध्यस्थता और मुकदमेबाजी का अवलोकन मैं यहाँ पे दूंगी। सबसे पहले बताना चाहूँगी कि भूमि विवाद होता क्या है। भूमि के किसी विशेष टुकड़े के कानूनी अधिकार पर दो पक्षों के बीच असहमति। कानूनी अधिकारों में विचाराधीन भूमि पार्सल का शीर्षक, कब्जा और नियंत्रण शामिल है। ये विवाद कई कारणों से उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे स्वामित्व, शीर्षक, सीमाओं, कब्जे, निर्माण और रखरखाव पर विवाद। तो जो भूमि विवाद से हम यहाँ पे समझे हैं वो ये है कि कोई भी इस तरह का कि भूमि से संबंधित स्वामित्व, उसके उपयोग करने में, उसके शीर्षक में, उसकी सीमाओं, उसकी उस तक पहुंच, कौन वहाँ पे उसका मालिक है, कौन जो किराएदार है उनके वहाँ पे क्या क्या अधिकार हैं, उनके रख रखाव, जो भी इस तरह के विवाद हैं वो यहाँ पे हम उन्हें भूमि विवाद के नाम से जानते हैं। कुछ सामान्य प्रकार के भूमि विवाद मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, जिनमें से प्रमुख है शीर्षक विवाद। शीर्षक विवाद तब होते हैं जब इस बात पर असहमति होती है कि संपत्ति का एक टुकड़ा किसके पास है या संपत्ति का शीर्षक वैध है या नहीं है। हमारे देश में उचित डिजिटल भूमि रिकॉर्ड की कमी के कारण उच्च संभावना है कि अचल संपत्ति के शीर्षक से संबंधित क्षेत्र में धोखाधड़ी की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। तो ये शीर्षक विवाद के नाम से जाने जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भूमि और संपत्ति में संपत्ति का मालिक कौन है, किसके पास उसका वैध शीर्षक है या किसके पास उसका कब्जा है, किसके पास जो भूमि है, संपत्ति है, उसका टुकड़ा है। तो इस तरह की चीज़ों को समझने में जो और इस चीज़ों के उसमें जो विवाद उत्पन्न होते हैं उन्हें हम यहाँ पे शीर्षक विवाद कहते हैं, क्योंकि हमारे देश में अभी तक उचित डिजिटल भूमि रिकॉर्ड की कमी रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे विवाद उत्पन्न होते हैं। वहीं दूसरे उसमें मैं बताना चाहूँगी कि जो बिल्डर, डेवलपर्स और ख़रीदारों के बीच विवाद यहाँ पे होते हैं वो भी यहाँ पे प्रमुख हैं। जैसे कि कोई भी डेवलपर्स या बिल्डर्स या उनके द्वारा यहाँ पे जो ख़रीद होती है जो मकानों की, भूमि की, तो वहाँ पे कौन सा वहाँ पे डिस्प्यूटेड लैंड है हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि हम पता लगा पाएँ कि उसमें कहीं पे कुछ इस तरह की वो चल रही है, लड़ाई झगड़े की वो संपत्ति है। तो हम उनकी बातों पर विश्वास करके जो हमारे लोग हैं वो उनकी बातों में आ जाते हैं और वो ख़रीद लेते हैं। तो उससे भी जो विवाद उत्पन्न होता है उसे हम यहाँ पे बिल्डर, डेवलपर्स और ख़रीदारों के बीच विवाद कहते हैं। वहीं विरासत में मिली या वसीयत की गई संपत्ति के संबंध में विवाद कि ऐसा भी होता है कि जैसे
अगर कोई आदमी जो कहते हैं ना कि मरने वाला होता है, उससे पहले ही अपनी विरासत लिख देता है। अब विरासत देखो एक बहुत तरह की, क्योंकि बीच में उसने मन बनाया, उसने विरासत बना ली, फिर उसे लगा कि ये मेरी सेवा कर रहा है तो उसने दोबारा विरासत बना ली। लेकिन जो विरासत का यहाँ पे कानून है वो ये कहता है कि जो सबसे आखिरी विरासत बनाई जाती है वही यहाँ पे मानी जाएगी। तो यहाँ पे वसीयत की गई संपत्ति और जो विरासत में मिली संपत्ति, उसके संबंध में भी जो विवाद हैं वो यहाँ पे प्रमुख हैं। वहीं सुख भोग विवाद की मैं बात करूँ, ये तब उत्पन्न होते हैं जब किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किसी और की संपत्ति के एक हिस्से का उपयोग करने के अधिकार पर असहमति होती है, जैसे कि ड्राइववे व उपयोगिता लाइन तक पहुँचना। तो ये सुख भोग विवाद हैं, क्योंकि ये हमेशा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जब हम किसी संपत्ति को उपयोग में लाते हैं तो उसको जो अधिकार मिलता है, उसको जो सहमति दी जाती है, उस विशिष्ट उद्देश्य के पर्पज से दी जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वहाँ पे वो विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। वहीं अभी अधिभोग प्रमाण पत्र के गैर प्रावधान के बारे में भी यहाँ पे विवाद की मैं बात रखूँगी, क्योंकि खरीदारों को अपने नए घर में जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि जब तक बिल्डर को अधिकारियों से अधिभोग प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी करने में देरी इसलिए होती है क्योंकि कभी कभी बिल्डर कुछ मानदंडों की अवहेलना करते हैं। तो यहाँ पे अगर उनके पास अधिभोग प्रमाण पत्र नहीं है तो वहाँ पे खरीदारों और उनके बीच में फिर से विवाद उत्पन्न हो सकता है। वहीं सीमा विवाद यहाँ पे रहता है क्योंकि ये तब उत्पन्न होते हैं जब दो आसन भूस्वामियों के बीच संपत्ति लाइनों के सटीक स्थान पर असहमति होती है। हमने कई बार देखा है कि अगर दो ज़मीनें एक साथ हैं तो वहाँ पे उनके बीच में विवाद ज़रूर होता है। वो कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा है, वो कहते हैं कि नहीं ये तो हमारा हिस्सा है। तो वो जो संपत्ति लाइनों का जो एक सटीक स्थान है उसकी वजह से भी यहाँ पे असहमति होने की वजह से सीमा विवाद होते हैं। वहीं मकान मालिक किराएदार विवाद, जो कि एक प्रमुख कारण है, ये तब होते हैं जब एक किराएदार और मकान मालिक के पास पट्टे की शर्तें, किराए के भुगतान या रख रखाव की जिम्मेदारियों पर असहमति होती है। तो इस तरह का, जैसे कि मैंने बताना चाहूँगी कि मकान मालिक अगर उसे व्यावसायिक पर्पस से दे रहा है तो किराएदार को वैसे ही उसी निर्दिष्ट उसमें उसका उपयोग करना चाहिए, और अगर उसे वहाँ पे आवास के लिए दिया जा रहा है तो उसको उससे ही उसको उपयोग में लाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं और वो पट्टे की शर्तें नहीं मानते हैं, जो उसमें शर्तें दी गई हैं कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे असहमति होने की वजह से वहाँ पे विवाद उत्पन्न होता है मकान मालिक और किराएदार के बीच में। अब मैं यहाँ पे भूमि विवाद के कारण पर रोशनी डालना चाहूँगी कि भूमि विवाद का यहाँ पे कारण क्या रहे हैं, जिनमें सबसे पहले अधूरी जानकारी। ये सबसे प्रमुख कारण है, क्योंकि जो संपत्ति के मालिक या मालिक द्वारा पूरी जानकारी की कमी या तथ्यों का खुलासा न करना अचल संपत्ति क्षेत्र में संघर्ष के बुनियादी और प्रमुख कारणों में से एक है। ज़्यादातर मामलों में खरीदारों का दावा है कि खरीद के समय उन्हें आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की गई थी। इसमें संपत्ति का बकाया भी शामिल है, जो कर और बिलों से संबंधित लंबित है, जो पहले भुगतान नहीं किए गए थे। तो यह भूमि विवाद का सबसे प्रमुख कारण है कि यहाँ पे अधूरी जानकारी जो दी जाती है मकान मालिकों द्वारा किराएदारों को, जो वो यहाँ पर इन तथ्यों का खुलासा नहीं करते हैं उनके साथ में कि कितना यहाँ पे जो हमारे MCD का बिल है या हमारे जो बिजली का बिल है कितना बकाया है जो चला आ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे इसकी वजह से उनके बीच में भूमि विवाद शुरू हो जाता है। वहीं पे भूमि अधिग्रहण भी एक दूसरे विवाद, हमारे भूमि विवाद का कारण है, क्योंकि हाल के दिनों में हम ग्रेटर नोएडा जैसे शहरों में भूमि अधिग्रहण से संबंधित पार्टियों के बीच बहुत सारे मुद्दे और संघर्षों को देखते हैं, जहां किसान अपनी भूमि के लिए उच्च मुआवजे का दावा करते हैं और इस वजह से खरीदारों को इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि मुकदमेबाजी लंबे समय तक जारी रहती है और यह अचल संपत्ति क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तो भूमि अधिग्रहण भी कहीं ना कहीं यहाँ पे भूमि विवाद का कारण रहता है। वहीं पर्यावरण संबंधी चिंताएं भी यहाँ पे हैं, जैसे कि शहरीकरण में वृद्धि के कारण पर्यावरण मानदंडों के अतिक्रमण के कई मामले सामने आए हैं। उदाहरण के लिए भूमि एक राष्ट्रीय उद्यान के बगल में खाली है और पर्यावरण के कल्याण के लिए उस अभयारण्य के पास कई परियोजनाएं अनिश्चित हैं और वह अंततः निर्माणकर्ताओं और खरीदारों के बीच विवादों की ओर जाता है, जिन्होंने इन परियोजनाओं में अपना पैसा निवेश किया है
इतना ही नहीं, निर्माण अपशिष्ट, सीवेज निपटान, ध्वनि प्रदूषण आदि जैसे कई अन्य मुद्दे भी हैं जो उनके बीच संघर्ष पैदा कर सकते हैं। तो जो शहरीकरण में वृद्धि हो रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे पर्यावरण संबंधी चिंताएं बनी रहती हैं, जिनमें सबसे प्रमुख हैं यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण, सीवेज निपटान। जो इस तरह के निर्माण अपशिष्ट, इस तरह के जो मुद्दे हैं वो सामने आते हैं। अब मैं यहाँ पर जो हमारे भूमि कानून से संबंधित यहाँ पे प्रासंगिक कानून हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको बताऊंगी, जिनमें हमारे हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, भारतीय सुगमता अधिनियम 1882, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, पंजीकरण अधिनियम 1908, भारतीय स्टैंप अधिनियम 1899, रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016। सबसे पहले मैं यहाँ बताना चाहूँगी हमारे भारतीय संविदा अधिनियम के प्रावधानों के बारे में, और यह जो अधिनियम है यह किन तत्वों को यहाँ पे निर्धारित करते हैं। यह एक वैध अनुबंध के आवश्यक तत्वों को यहाँ पे निर्धारित करता है, जिसमें शामिल है प्रस्ताव और स्वीकृति। एक पक्ष द्वारा एक प्रस्ताव और दूसरे द्वारा स्वीकृति होनी चाहिए, तभी वहाँ पे वो उनके बीच में अनुबंध और वैध अनुबंध माना गया है। ऐसा नहीं कि इसने एक ने बोला, दूसरे ने स्वीकार ही नहीं किया, प्रस्ताव रखा लेकिन वहाँ पे स्वीकृति नहीं है, तो उसे हम यहाँ पे वैध अनुबंध नहीं मानते हैं। वहीं पे विचार प्रत्येक पक्ष को दूसरे पक्ष के वादे के बदले में कुछ मूल्य देना चाहिए, जिसे हम कंसिडरेशन भी कहते हैं। कि अगर एक प्रस्ताव रखा गया है तो जो प्रस्ताव रखता है वो वहाँ पे अगर जो भी कीमत उसने लगाई है तो वहाँ पे मूल्य का भी आदान प्रदान होता है। जो स्वीकृति करता है वह भी वहाँ पे मूल्य प्रदान करेगा, तभी वहाँ पे वैध अनुबंध होता है। कानूनी संबंध बनाने का इरादा भी यहाँ पे होना ज़रूरी होता है, क्योंकि पार्टियों को अपने समझौते को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने का इरादा होना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब उनके बीच में कुछ लिखित कार्रवाई हुई हो, उन्होंने दोनों ने वहाँ पे अपने सिग्नेचर किए हों, तो वो कल को यहाँ पे कानून में जाके उस चीज़ के लिए, उस विवाद के लिए यहाँ पे अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे तो देखो दिन प्रतिदिन बहुत सारे अनुबंध होते ही रहते हैं। सोशल लाइफ की मैं बात करूँ तो एक पति पत्नी के बीच में, एक माँ बाप और बच्चों के बीच में पता नहीं कितने यहाँ पे इस तरह के अनुबंध देखने को मिलते हैं कि आज हम बेटा आपको डिनर पे लेके जाएंगे, खाने पे लेके जाएंगे, आपको जो है मूवी दिखाएंगे। या फिर एक पति पत्नी में जो इस तरह का होता है कि हाँ तैयार रहना, हम घूमने चलेंगे, और फिर आके वो मना कर देते हैं। तो ऐसा नहीं कि उन चीज़ों के लिए भी यहाँ पे कानून में जाया जाए। तो इसीलिए ज़रूरी है कि कानूनी संबंध बनाने का वहाँ पे इरादा हो। अनुबंध करने की क्षमता, यह भी यहाँ पे अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि दोनों पक्षों को अनुबंध में प्रवेश करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम होना चाहिए। कानूनी रूप से सक्षम तभी हुआ जाता है जब एक पक्ष जो है वो 18 साल से ऊपर का हो, दोनों ही पक्ष 18 साल से ऊपर के हों और वह साउंड माइंड के हों, मतलब उनका जो दिमाग है वो सही काम कर रहा हो जिस टाइम पे उनके बीच में अनुबंध किया गया है, तभी उस अनुबंध को यहाँ पे वैध करार किया जाता है। तो इस तरह से उनकी क्षमता यहाँ पे ज़रूरी है। वहीं वस्तु और विचार की वैधता भी यहाँ पे अहम है। अनुबंध का उद्देश्य और विचार वैध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनुबंध है लेकिन वो किस लिए है कि वहाँ पे किसी को चोरी करनी है, किसी को मारना है, किसी को लूटपाट के मामले में, या इस तरह के उद्देश्य से अगर वहाँ पे अनुबंध हुआ है, किसी को वहाँ पे किडनैप किया जा रहा है, तो इस तरह के अवैध उसके लिए यहाँ पे अनुबंध उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये वैध तभी होगा जब उनकी जो वस्तु और विचार की वैधता है वहाँ पे। तो ये भारतीय संविदा अधिनियम तभी यहाँ पे लागू होगा जब ये सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी कि एक पक्ष वहाँ पे प्रस्ताव रख रहा है, दूसरा वहाँ पे स्वीकृति दे रहा है, प्रत्येक पक्ष को वहाँ पे उनके बीच में मूल्य का आदान प्रदान हो रहा है, दोनों पार्टियों के बीच में वहाँ पे कानूनी संबंध बनाने का इरादा है, वहाँ पे अनुबंध करने की क्षमता भी देखी गई है, और वहाँ पे वस्तु और विचार की वैधता भी होना आवश्यक है। निःशुल्क असहमति,
पार्टियों को स्वतंत्र रूप से और दबाव या अनुचित प्रभाव के बिना अनुबंध के लिए सहमति होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी के दबाव में आकर वो उस अनुबंध में या उसको लिखित रूप में वहाँ पे दे रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कि कोई डरा धमका के कर रहा है या किसी के प्रेशर में आके कर रहा है या वहाँ पे उससे गलती से उसने वहाँ पे वो चीज़ कर दी है, तो उस चीज़ को यहाँ पे अवैध करार किया गया है। तो निःशुल्क सहमति का होना यहाँ पे अति आवश्यक है। वहीं नुकसान यहाँ पे अगर होता है, जैसे कि घायल पक्ष को उनके नुकसान की भरपाई के लिए नुकसान से सम्मानित किया जा सकता है, क्योंकि उसके भी यहाँ पे प्रावधान है हमारे भारतीय संविधान अधिनियम में, जो कि धारा 73 में दिए गए हैं, 73, 74, 75, जिसमें कि अगर एक पक्ष दूसरे पक्ष को यहाँ पे जो उनके बीच में अनुबंध हुआ है और उसके अनुसार उसी तिथि में उनको जो सामान है वो नहीं पहुँचा पा रहा है, या जो भी उनके बीच में अनुबंध हुआ है, तो जो दूसरी पार्टी को यहाँ पे नुकसान हुआ है, दूसरे पक्ष को जो यहाँ पे नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए यहाँ पे उसको नुकसान से सम्मानित किया जाएगा। विशिष्ट प्रदर्शन, अदालत उल्लंघन करने वाले पक्ष को अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने का आदेश दे सकती है। तो अदालत जो है यहाँ पे जिसने भी पक्ष का उल्लंघन किया है, अनुबंध की जो शर्तें हैं उनको नहीं माना गया है, अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया है, तो उसके लिए यहाँ पे जो है हमारी अदालत उसको आदेश भी दे सकती है कि तुम ऐसा करो, जो तुमने कहा है तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो इस तरह हमारे विशिष्ट प्रदर्शन का भी यहाँ पे होना आवश्यक है। वहीं पे निरसन की मैं बात करूँ, जो घायल पक्ष अनुबंध को रद्द कर सकता है और उल्लंघन करने वाली पार्टी को दिए गए किसी भी धन या संपत्ति को पुनर्प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह जो हमारे जो घायल पक्ष हैं उनके पास यह भी एक रेमेडी है कि वो अनुबंध को रद्द कर सकते हैं, या फिर उनको करने के लिए अदालत में जाकर परफॉर्म करने के लिए भी बोल सकते हैं, या संपत्ति को पुनर्प्राप्त कर सकते हैं, या यहाँ पे वो जो है कंपनसेशन भी ले सकते हैं। अब मैं बताना चाहूँगी संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के बारे में। इस स्थानांतरण से तात्पर्य यहाँ पे किसी वस्तु के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रूपांतरण से है। संपत्ति को किसी व्यक्ति या लोगों के समूह के स्वामित्व वाली भौतिक या आभासी इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक संपत्ति को अधिकारों या ब्याज या स्वामित्व या कब्जे को स्थानांतरित करके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 में ये दिया गया है कि इसका उद्देश्य है कि किसी भी अचल संपत्ति को अगर यहाँ पे हस्तांतरित किया जा रहा है तो वह तभी यहाँ पे लागू होगा ये अधिनियम जब वह दो व्यक्तियों के बीच में जो कि जीवित हैं उनके बीच में हस्तांतरण हो रहा है। तो यहाँ के ये जो संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के प्रावधान है ये उन पे लागू होंगे। और इस संपत्ति का हस्तांतरण निम्नलिखित दो तरीकों से किया जा सकता है। पहला है पार्टियों का कार्य कि उसमें दोनों पार्टियों का यहाँ पे रोल हो। दूसरा कायदे से कि एक प्रॉपर उसमें जो हमारे इसमें प्रावधान दिए गए हैं उसको देखते हुए उन दोनों के बीच में सहमति हो और उस चीज़ को वहाँ पे उन्होंने हस्तांतरित किया हो। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 5 के तहत संपत्ति हस्तांतरण को परिभाषित किया गया है। अब ये है क्या, संपत्ति हस्तांतरण है क्या? इसे यहाँ हमारी धारा 5 में बताया गया है कि यह एक जीवित व्यक्ति द्वारा एक या एक से अधिक व्यक्ति को संपत्ति देने या स्वयं या वर्तमान या भविष्य में एक या अधिक जीवित व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य को संदर्भित करता है। अब धारा 5 में यह इन्होंने बता दिया है कि यह जो संपत्ति हस्तांतरण है यह एक जीवित व्यक्ति द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति को वर्तमान में या भविष्य में जो संपत्ति है वो देने के कार्य को यहाँ पे संदर्भित करता है। जीवित लोगों में यहाँ पे एक कंपनी, संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल है, चाहे वह निगमित हो या नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जीवित व्यक्ति होना चाहिए। तो ये जो हमारी कंपनी है, संघ है, इनको भी यहाँ पे ज्यूरिस्टिक पर्सन माना गया है, जिनको एक व्यक्तित्व यहाँ पे मिला है हमारे कानून से। तो इसमें अगर मैं बताना चाहूँ, अगर दो व्यक्ति जैसे कि यहाँ पे जो है वो जी का पोता है और जो
अ है वो 3 जागीरों का मालिक है यहाँ पे, जिनमें से वह एक संपत्ति अपने दादाजी को हस्तांतरित करना चाहता था, लेकिन 2 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। हस्तांतरण वैध नहीं माना जाएगा क्योंकि उनका जीवित होना यहाँ पे आवश्यक था, क्योंकि संपत्ति का हस्तांतरण 2 जीवित व्यक्तियों के बीच ही होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हस्तांतरण से पहले ही यहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये अवैध माना जाता है। अधिनियम में उजागर की गई महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि अचल संपत्ति होती क्या है। जनरल क्लॉज एक्ट 1897 के अनुसार अचल संपत्ति में भूमि, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, भूमि से जुड़ी चीज़ें शामिल हैं। संपत्ति के हस्तांतरण के तहत अचल संपत्ति को परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि सभी संपत्ति खड़ी लकड़ी, बढ़ती फसलों या घास के अलावा अचल संपत्ति है। तो जैसा मैंने अभी बताया कि हमारे यहाँ पे जो हमारा संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम है उसमें जो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई है अचल संपत्ति की, उसमें सिंपल सा ये दिया है कि यह खड़ी लकड़ी, बढ़ती फसलों या घास के अलावा जो भी है वो अचल संपत्ति है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि क्या क्या यहाँ पे अचल संपत्ति है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जनरल क्लॉज 1897 के धारा 326 में यहाँ पे अचल संपत्ति की जो है डेफिनेशन दी गई है, जिसके अनुसार भूमि से जुड़ी चीज़ें शामिल हैं, जिसे हम कहते हैं कि लैंड वहाँ पे होना चाहिए, और वहाँ पे उससे जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो खाद्य पदार्थ है या फिशरी राइट है या वहाँ पे एक किराएदार का राइट है। तो इस तरह के जितने भी राइट्स यहाँ पे दिए गए हैं या कोई चीज़ें जुड़ी हुई हैं ज़मीन से, जैसे कि बिल्डिंगें हो गई, आपके ये दीवारें और ये खिड़कियाँ, ये सब जो उन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जो कि धरती से जुड़े हुए हैं, उन्हें हम यहाँ पे अचल संपत्ति कहते हैं। साधन संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के अनुसार साधन एक गैर वसीयतनामा उपकरण को संदर्भित करता है। यह जीवित पक्षों के बीच संपत्ति के हस्तांतरण के सबूत के रूप में कार्य करता है। लिखित का अर्थ किसी भी दस्तावेज से होता है जिसके माध्यम से कोई अधिकार, दायित्व बनाया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है और विस्तारित किया जाता है या समाप्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम है, इसके अनुसार साधन एक गैर वसीयतनामा उपकरण को यहाँ पे संदर्भित करता है। सत्यापन का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम अचल संपत्ति को हस्तांतरित करते हैं तो उसके लिए 3 बातों का होना आवश्यक है कि जो व्यक्ति यहाँ पे हस्तांतरण कर रहा है तो उसका वहाँ पे लिखित उसमें हो और वो साइन करे उस चीज़ को, फिर उसका सत्यापन होता है, फिर उसका पंजीकरण होता है। तो सत्यापन यहाँ पे अहम भूमिका निभाता है किसी भी संपत्ति को हस्तांतरित करने के लिए। यह एक गवाह द्वारा हस्ताक्षरित एक औपचारिक दस्तावेज को संदर्भित करता है। संपत्ति के हस्तांतरणकर्ताओं को निष्पादक के रूप में जाना जाता है। संशोधन अधिनियम 1926 में पेश किया गया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि 2 या 2 से अधिक गवाह होने चाहिए जिन्हें निष्पादक की उपस्थिति में दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना चाहिए। जरूरी नहीं कि एक ही समय में, लेकिन उन्हें हस्तांतरण के लिए पार्टी नहीं होना चाहिए। सत्यापन में 2 बातों का होना यहाँ पे आवश्यक है कि यहाँ पे 2 विटनेस होने चाहिए, 2 गवाह होने चाहिए जो कि 18 साल से ऊपर के हों और जिनका दिमागी संतुलन सही हो। वो यहाँ पे उस जो हस्तांतरण हो रहा है उस पे उन दोनों का गवाह के रूप में वहाँ पे हस्ताक्षर ज़रूरी है, तभी उस सत्यापन को वैध करार किया जाएगा। पंजीकरण संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के अनुसार पंजीकृत किसी भी संपत्ति को संदर्भित करता है जहां अधिनियम संचालित है। पंजीकरण की विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन करना होगा, जैसा कि 100 रुपये के मूल्य से ऊपर की जो संपत्ति होती है उसके लिए उस अचल संपत्ति का पंजीकृत होना बहुत आवश्यक है। अगर वो पंजीकृत नहीं है तो अगर कोई भी विवाद वहाँ पे उत्पन्न हुआ तो जो व्यक्ति है वो वहाँ पे न्यायालय के पास नहीं जा सकता, क्योंकि उसका वहाँ पे कानून के उसमें कोई रेलेवेंस नहीं होता। तो वहाँ पे पंजीकरण का होना अति आवश्यक है, और पंजीकरण तभी होगा जब वहाँ पे पहले जो व्यक्ति है जिसने हस्तांतरण किया है उसे एग्जीक्यूट किया हो, फिर वहाँ पे एक सत्यापन हुआ हो, वैध सत्यापन। उसके बाद ये जो है हमारा इसमें आखिरी प्रोसेस होता है पंजीकरण। सूचना नोटिस तथ्य के ज्ञान को संदर्भित करता है। व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों के बारे में तथ्यों का ज्ञान होता है, और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के अनुसार इसने 2 प्रकार के नोटिस निर्धारित किए हैं। वास्तविक या निहित सूचना
यह व्यक्ति जिसे किसी विशेष तथ्य के बारे में वास्तविक ज्ञान है। रचनात्मक सूचना वह है जो तथ्य का ज्ञान परिस्थितियों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए, हमने कहा है कि भूमि विवाद तभी उत्पन्न होते हैं जब अधूरी जानकारी हो, और अधूरी जानकारी कब होती है? जब हम जानकारी और छानबीन करना ही नहीं चाहते। हम जो है मकान मालिकों की बातों में आकर, हम डेवलपर्स की बातों में आकर वहाँ पे जो है हस्तांतरण और का वो कर लेते हैं। तो उसमें एक होता है वास्तविक सूचना। सूचना का यहाँ पे अहम भूमिका है कि आपको उसके बारे में पता है जो आप संपत्ति लेना चाह रहे हैं। अगर वो आपको वास्तविक सूचना है उसके बारे में, तो उसे हम यहाँ पे निहित सूचना मानते हैं। रचनात्मक सूचना यह होती है कि आपके पास पूरा समय था, आप छानबीन कर सकते थे, आप यह जाकर देख सकते थे कि वो जो संपत्ति है उस पे किसी और का कब्जा तो नहीं है। आप आड़ पड़ोस में किसी से भी छानबीन कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं की। अगर आपने नहीं की तो वो रचनात्मक सूचना मानी जाएगी। तो अगर आप न्यायालय में जाके यह वहाँ पे बोलोगे कि हमें तो पता ही नहीं था और हमें यहाँ पे न्याय मिलना चाहिए, तो वहाँ पे जो न्यायालय है वो आपकी इस बात को नहीं सुनेगा, ना मानेगा, क्योंकि वो रचनात्मक सूचना में आएगा। न्यायालय आपसे कहेगा कि आपने छानबीन क्यों नहीं की। आपने इसीलिए नहीं की कि आपको पता था कि अगर आप छानबीन करोगे तो आपके हाथ से ही संपत्ति चली जाएगी, और आप ऐसा नहीं चाहते थे। तो कहीं ना कहीं इसकी भी अहम भूमिका है। हमेशा के लिए नियम यह आवश्यक है कि संपत्ति को किसी व्यक्ति के जीवन काल के दौरान स्थानांतरित किया जाना चाहिए। अभी मैंने बात की कैसे यहाँ पे जो है स्थानांतरण होता है, उसी में यहाँ पे ज़रूरी है कि संपत्ति को किसी व्यक्ति के जीवन काल के दौरान ही यहाँ पे स्थानांतरित किया जाना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे संपत्ति को अजन्मे बच्चे को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह जो अधिनियम है वह दो जीवित व्यक्तियों के बीच में होता है स्थानांतरण के लिए और संपत्ति हस्तांतरण के लिए। तो एक संपत्ति को एक अजन्मे बच्चे को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि संपत्ति के हित को स्थानांतरित करते समय व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ये हमारी धारा 14 में यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि अभी एक अजन्मा बच्चा है जो यहाँ पे है ही नहीं, मतलब अभी तो क्या कहते हैं कि उन जैसे कहते हैं ना कि दादा जो होते हैं, दादा अभी अपने पोते के लिए, जबकि बेटे अभी उनके उसके शादी भी नहीं हुई है, लेकिन आगे तक का सोच के कि यह जो संपत्ति है मैं अपने पोते को देना चाहूँगा। तो पोता तो अभी है ही नहीं, वो तो जीवित नहीं है। तो उस कंडीशन में वो क्या करेंगे कि अपने बेटे के नाम यहाँ पे लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर देंगे कि उसको यहाँ पे जब तक वो है उस संपत्ति को यहाँ पे एंजॉय कर सकता है, लेकिन उसके मरने से पहले पोते का वहाँ पे होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि संपत्ति कभी भी अजन्मे बच्चे को हस्तांतरित नहीं की जा सकती, क्योंकि वो अभी है ही नहीं। तो इसीलिए इसका भी प्रावधान यहाँ पे धारा 13 में दिया गया है। वहीं धारा 25 में संपत्ति का सशर्त हस्तांतरण की बात की गई है। उल्लिखित शर्त का पालन करते हुए संपत्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है। यदि स्थिति असंभव हो जाती है, कानून द्वारा निषिद्ध है, सार्वजनिक नीति के विरोध में है या अनैतिक है, तो हस्तांतरण शून्य माना जाएगा। अब मैं यहाँ पे पंजीकरण अधिनियम 1908 के प्रावधानों के बारे में यहाँ पे बताऊँगी कि इसका क्या उद्देश्य है। इस पंजीकरण अधिनियम का एक दस्तावेज का पंजीकरण ऐसे दस्तावेज का उचित संरक्षण और रिकॉर्ड सुनिश्चित करता है जिन दस्तावेजों को पंजीकृत किया जाना आवश्यक है। वे कानून की अदालत में वैध साक्ष्य के रूप में कार्य करते हैं। पंजीकृत दस्तावेज धोखाधड़ी की रोकथाम में सहायता करते हैं। पंजीकरण अधिनियम लोगों को किसी विशेष संपत्ति को उत्पन्न करने या प्रभावित करने वाले कानूनी अधिकारों और दायित्वों के बारे में जानकारी देता है। जैसा कि मैंने बताया कि पंजीकरण अधिनियम का उद्देश्य यहाँ पे जो भी दस्तावेज हैं उनका जो रिकॉर्ड है उसको सुनिश्चित करता है, और यह कानून की अदालत में वैध साक्ष्य के रूप में कार्य करता है। जो भी दस्तावेज वहाँ पे पंजीकृत हो चुके हैं तो उसको वहाँ पे वैध माना जाएगा अदालत में। अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है उससे संबंधित, उन दस्तावेजों से संबंधित, तो पंजीकृत कहीं ना कहीं दस्तावेज धोखाधड़ी की रोकथाम में अहम भूमिका निभाता है। और इसके अगर मैं उदाहरण देना चाहूँ कि किस दस्तावेजों का यहाँ पे पंजीकृत होना चाहिए, जैसा कि मैंने कोई भी सेल डीड है, लीज डीड है, कोई भी यहाँ पे मोर्टगेज डीड है, तो उसका यहाँ पे पंजीकृत होना आवश्यक है।
अब मैं बताना चाहूँगी कि ऐसे दस्तावेज जिनका पंजीकरण अनिवार्य रूप से किया जा सके, जो कि यहाँ धारा 17 में यहाँ पे दिया गया है कि कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जिनका पंजीकरण अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। उन सभी दस्तावेजों को ये धारा 17 निर्धारित करती है जिन्हें पंजीकृत करना अनिवार्य रूप से आवश्यक है, और वे दस्तावेज हैं अचल संपत्ति के उपहार के उपकरण। अगर आप किसी को भी उपहार देना चाहते हो कि कोई अचल संपत्ति आप उसको उपहार में दे रहे हो, चाहे एक बाप अपनी बेटी को दे रहा हो, चाहे बेटे को, चाहे अपनी पत्नी को, अपने माँ बाप को, तो वहाँ पे वो चाहे उपहार में ही क्यों ना दे रहा हो, उस अचल संपत्ति का पंजीकृत होना आवश्यक है। वहीं अचल संपत्ति के पट्टे जो साल दर साल या 1 वर्ष से अधिक की किसी भी समय सीमा के लिए हो, तो ये जो अचल संपत्ति के पट्टे का भी यहाँ पे पंजीकृत होना आवश्यक है। चाहे वो 1 साल के लिए हो, चाहे वो 1 से ज़्यादा साल के लिए हो, वहाँ पे उसका पंजीकृत होना आवश्यक है। गैर वसीयतनामा उपकरण जो किसी भी विचार के भुगतान को स्वीकार करते हैं, वहीं वसीयतनामा उपकरण जो अदालत के किसी भी डिक्री या आदेश को स्थानांतरित या असाइन यहाँ पे कर रहे हैं। अब मैं बताना चाहूँगी उन दस्तावेजों के बारे में जिनमें पंजीकरण वैकल्पिक है। सभी दस्तावेज जो पंजीकरण अधिनियम 1918 की धारा 17 में शामिल नहीं है, उनके पास वैकल्पिक पंजीकरण का विकल्प है। धारा 18 ऐसे दस्तावेजों के लिए प्रासंगिक प्रावधान है। 17 में हमने जाना कि किन किन का पंजीकरण आवश्यक है, जिसमें हमने पट्टे की बात जानी, उपहार का वो जाना, यहाँ पे कोई भी इस तरह के प्रॉपर्टी मोर्टगेज पे दी गई है या सेल डीड हुई है, तो उसमें वहाँ पे उनका पंजीकृत होना आवश्यक है। लेकिन धारा 18 वहीं पे उन दस्तावेजों की बात करती है जहाँ पे पंजीकरण होना आवश्यक नहीं है, वो वैकल्पिक है। कोई करवाना चाहता है तो करवा सकता है। जैसे कि इसमें मैं बताना चाहूँगी कि जो अगर सपोज़ करो कोई अचल संपत्ति है जो 100 रुपये से नीचे की है, तो वहाँ पे वो उसका उन दस्तावेजों का यहाँ पे पंजीकरण होना वैकल्पिक है। वहीं कोई भी चल संपत्ति है जो दी जा रही है, तो उसका सिर्फ पोजेशन दे दी जाए तो वही यहाँ पे काफ़ी है। अब मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे पंजीकरण ना होने का प्रभाव। पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 49 उन दस्तावेजों के गैर पंजीकरण के प्रभावों को बताती है जिन्हें पंजीकृत करने की आवश्यकता होती है, और उनके जो प्रभाव यहाँ पे है वो मैं बताती हूँ आपको। जैसे दत्तक ग्रहण विलेख का पंजीकरण ना करने से दत्तक ग्रहण करने की कोई शक्ति नहीं मिलेगी। वहीं पंजीकृत होने के लिए आवश्यक एक दस्तावेज जो पंजीकृत नहीं है, उसे अचल संपत्ति के किसी भी अधिकार, कर्तव्य या दायित्व के निर्माण के लिए सबूत के रूप में नहीं लिया जा सकता है। वह दस्तावेज बस बेकार हो जाता है। जहाँ कोई दस्तावेज पंजीकृत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसे किसी अचल संपत्ति को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिसमें दस्तावेज शामिल है, और इसे किसी भी प्रकार के लेन देन के साक्ष्य के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता है जो ऐसी संपत्ति को प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पे ये पंजीकरण ना होने का सबसे बड़ा प्रभाव और अभाव यही है कि जो भी अचल संपत्ति यहाँ पे दी गई है, उससे कोई भी अधिकार, कर्तव्य, दायित्व को सबूत के रूप में न्यायालय के सामने पेश नहीं किया जा सकता। वह दस्तावेज बस बेकार हो जाता है। वह सिर्फ नाम के लिए दस्तावेज है, लेकिन उसका वहाँ पे न्यायालय के उसमें कोई उसकी अहमियत नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के बारे में बताना चाहूँगी कि यह भारतीय स्टाम्प अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा सरकार के लिए राजस्व पैदा करने वाले तंत्र के रूप में कार्य करने के एकमात्र उद्देश्य से पेश किया गया था। यह अधिनियम कुछ और विशिष्ट दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने की देयता लगाता है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम राजकोषीय कानून के रूप में कार्य करता है। वहीं स्टाम्प अधिनियम 1899 के जो प्रमुख उद्देश्य हैं, उनमें यह है कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करना है। एक दस्तावेज जिस पर मोहर लगी है, कानून की अदालत में वैध साक्ष्य के रूप में कार्य करता है। स्टाम्प अधिनियम कुछ दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान भी अनिवार्य करता है, जो बदले में उन दस्तावेजों को कानूनी रूप से वैध और प्रमाणिक बनाता है। तो यह जो हमारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 है, इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य यही है कि वह सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करता है। तो कोई भी अगर अचल संपत्ति का हस्तांतरण हो रहा है, तो वहाँ पे इस चीज़ का होना, इसकी स्टैम्प होना वहाँ पे ज़रूरी है, और अगर नहीं होती है तो कहीं ना कहीं उनको
उस नुकसान को की भरपाई करनी पड़ती है, क्योंकि इसका एक पूरा प्रोसेस है जो हमारा भारतीय स्टैंप अधिनियम के अनुसार चलता है। कुछ महत्वपूर्ण शर्तें जो यहाँ पे बताई गई हैं जो कि होनी चाहिए, वाहन अधिनियम की धारा 210 में बताया गया है, इसको परिभाषित करती है वाहन अधिनियम। इसमें मूल रूप से एक उपकरण शामिल है जिसके द्वारा संपत्ति स्थानांतरित की जाती है। यह चल और अचल संपत्ति दोनों पर लागू होता है। बिक्री, विलेख, पट्टे का हस्तांतरण, रिलीज, निपटान सभी वाहन के रूप में प्रभार्य है। विधिवत मुद्रांकित धारा 211 में यहाँ पे बताई गई है, परिभाषित की गई है। इसका मतलब है कि उपकरण चिपकने वाला या प्रभावित स्टैंप धारण करता है, कानून द्वारा आवश्यक राशि से कम नहीं है और कानून द्वारा निर्धारित तरीके से कोई उल्लंघन नहीं करता है। उपयोग की जाने वाली स्टैंप की राशि स्टैंप अधिनियम के प्रावधानों और अनुसूची द्वारा शासित होती है। स्टैंपिंग का तरीका अधिनियम की धारा 10 से 19 द्वारा शासित होता है और सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा भी। इस शीर्ष के तहत विवरण और उपयोग किए जाने वाले टिकटों की संख्या के रूप में विवरण शामिल है। इस प्रकार एक उपकरण जिसे एक प्रभावित स्टैंप के साथ कागज पर लिखा जाना है, उस पर विधिवत मुहर नहीं लगाई जाती है यदि उस पर केवल मूल्य की एक चिपकने वाली मुहर होती है और इसके विपरीत। अब मैं आपको भारतीय सुखभोग अधिनियम 1882 के बारे में यहाँ पे बताना चाहूँगी कि 1882 का भारतीय सुखभोग अधिनियम एक ऐसा कानून है जो भूस्वामियों और सुखभोगी धारकों के अधिकारों और दायित्वों को नियंत्रित करता है। एक सुखभोग किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किसी और की भूमि का उपयोग करने का अधिकार है, जैसे पहुँच, जल निकासी या समर्थन। अधिनियम सुखभोग को परिभाषित करता है और नियमों को निर्धारित करता है कि उन्हें कैसे बनाया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है और समाप्त किया जा सकता है। यह अधिनियम भारत में सभी सुखभोगों पर लागू होता है, सिवाय उन लोगों के जो कानून द्वारा या कानून के निहितार्थ द्वारा बनाए गए हैं। सुगमता एक्सप्रेस अनुदान द्वारा, निहितार्थ द्वारा या नुस्खे द्वारा बनाई जा सकती है। एक एक्सप्रेस अनुदान भूमि मालिक और सुखभोग धारक के बीच एक लिखित समझौता है। निहितार्थ द्वारा एक सुगमता तब उत्पन्न होती है जब जमींदार एक ऐसी स्थिति पैदा करता है जो किसी और के लिए अपनी भूमि का आनंद लेने के लिए अपनी भूमि का उपयोग करना आवश्यक बनाता है। नुस्खे द्वारा एक सुगमता तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति जमींदार की अनुमति के बिना एक निश्चित अवधि, आमतौर पर 20 वर्ष के लिए किसी और की भूमि का उपयोग करता है। एक बार सुखभोग बन जाने के बाद यह जमींदार और सुखभोगी दोनों के लिए बाध्यकारी होता है। भूस्वामी को सुखभोग धारक को सुखभोग में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए अपनी भूमि का उपयोग करने की अनुमति देनी चाहिए। सुखभोगी को उचित तरीके से भूमि का उपयोग करना चाहिए और भूस्वामी द्वारा अपनी भूमि के उपयोग में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अधिनियम यह भी निर्धारित करता है कि सुगमता को कैसे स्थानांतरित किया जा सकता है। एक सुखभोग को भूमि के साथ स्थानांतरित किया जा सकता है या इसे अलग से स्थानांतरित किया जा सकता है। यदि एक सुखभोग को अलग से स्थानांतरित किया जाता है तो सुखभोग के नए मालिक के पास मूल सुखभोग धारक के समान अधिकार और दायित्व होंगे। अब मैं आपको भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के बारे में और उसका क्या मुख्य उद्देश्य है इस अधिनियम के, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि यह अधिनियम उन भूमि मालिकों को मुआवजा प्रदान करता है जिनकी भूमि सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित की गई है। 2013 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है जो उन भूमि मालिकों को उचित और न्याय संगत मुआवजा प्रदान करता है जिनकी भूमि सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की जाती है। अधिनियम भूमि अधिग्रहण के लिए एक पारदर्शी और कुशल प्रक्रिया भी निर्धारित करता है और भूमि मालिकों के हितों की रक्षा के लिए सुरक्षा उपायों का प्रावधान करता है। तो यह अधिनियम यहाँ पे इस चीज़ को विनियमित करता है कि जो भी भूमि मालिक हैं जिनसे भूमि अधिग्रहण किया गया है उनको उचित मुआवजा यहाँ पे दिया जाए और उनकी भूमि किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ही उनसे अधिग्रहित की जाती है। अधिनियम का सार्वजनिक उद्देश्य यहाँ पे ये है कि व्यापक रूप से गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करने के लिए
परिभाषित करता है, जैसे सड़कों, पुलों, बांधों, हवाई अड्डों और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण। अधिनियम निजी कंपनियों के लिए भूमि के अधिग्रहण का भी प्रावधान करता है, लेकिन केवल तभी जब भूमि किसी ऐसी परियोजना के लिए आवश्यक हो जो सार्वजनिक हित में हो। तो सार्वजनिक उद्देश्य से हमारा मतलब यहाँ पे कोई भी जो समाज की भलाई के लिए कुछ ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि अगर सड़कें बनाई जा रही हैं, कोई हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं, कोई पुलों का निर्माण किया जा रहा है, तो इस तरह के जो बुनियादी ढांचों के लिए जो परियोजनाएं हैं वो यहाँ पे सार्वजनिक उद्देश्य में आती हैं। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया क्या रहेगी, वो यहाँ पे हमारे अधिनियम भूमि अधिग्रहण के लिए 2 चरणीय प्रक्रिया निर्धारित करता है। पहले चरण में सरकार को भूमि अधिग्रहण के अपने इरादे के बारे में भूस्वामी को सूचित करना चाहिए। इसके बाद भूस्वामी को अधिग्रहण पर आपत्ति जताने का अवसर दिया जाता है। यदि भूस्वामी आपत्ति नहीं करता है या यदि आपत्ति को खारिज कर दिया जाता है तो सरकार प्रक्रिया के दूसरे चरण में आगे बढ़ सकती है। पहले चरण में यह बताया गया है कि अगर भूमि